A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Muhammad Usman Salim. I'm from UGI Chemistry Department. और कोरोना के सिलसिले में आपको पता है ऑनलाइन लेक्चर्स चल रहे हैं, तो आज हमारा गालिबन 4th लेक्चर है केमिस्ट्री का। तो बेटा कल वाले लेक्चर में हमने एविडेंस ऑफ एटम डिस्कस किया और इसके साथ मॉलिक्यूल की डेफिनेशन भी डिस्कस की थी। उसमें हमने सीखा कि एटम बहुत स्मॉल है, जिसे हम नहीं देख सकते नेकेड आई से। माइक्रोस्कोप यूज़ की, 2 तरह के माइक्रोस्कोप थी, सिंपल और इलेक्ट्रॉन। सिंपल क्यों यूज़ नहीं कर सकते थे, इलेक्ट्रॉन क्यों यूज़ की, फिर कितने टाइम्स आपने मिलने वाली इमेज को मैग्नीफाई किया, फिर एटम्स के साइज़ और एटम के मैसेज में। ये बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आपकी भी रिवीजन होती जाए और आपको याद आता जाए कि हाँ इसका आंसर ये था, इसका आंसर ये था। उसके बाद हमने मॉलिक्यूल की डेफिनेशन डिस्कस की। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में हमने थोड़ी सी डिस्कशन की कि क्यों हम नोबल गैसेस को मॉलिक्यूल भी कहते हैं और एटम भी कहते हैं, क्योंकि नोबल गैसेस एटम और मॉलिक्यूल दोनों की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो आज हम उससे नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप ऑफ एटम्स। तो मॉलिक्यूल हमने डिस्कस किया था, आज हम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसकी टाइप्स लिख देता हूँ जो कि आज का हमारा टॉपिक है। कट किया हुआ है? अच्छा, मुझे बता दीजिए जब बोलना स्टार्ट करो। ओके, तो बेटे आज हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो इनके बेटे टाइप्स बुक में स्कैटर करके लिखा हुआ है, लेकिन मैंने कोशिश की कि मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स लिख दूं। तो बेटे आपने भी इन द फॉर्म ऑफ हेडिंग्स ही लिखेंगे तो जरा ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। तो 3 तरह की क्लासेस में क्लासिफाई किया गया मॉलिक्यूल्स को, जो कि डिपेंड करती थी ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल की जो पहली क्लास थी वो थी ड्यू टू द एटॉमिसिटी। अब सबसे पहले तो हमें एटॉमिसिटी का मतलब पता होना चाहिए कि एटॉमिसिटी है क्या। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि एटॉमिसिटी क्या है। वो कहते हैं जी कि नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। किसी मॉलिक्यूल में जो एटम्स मौजूद होंगे उन एटम्स की तादाद को हम उस मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कहेंगे। ठीक है, तो एटॉमिसिटी के लिहाज से एटम को 3 तरह की क्लासेस में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहले तो मोनोटॉमिक एटम मॉलिक्यूल, मैं यहां पे लिखूंगा जी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए मैं कैपिटल एम लिख रहा हूं। मोनो मतलब एक, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो एक एटम पे कंसिस्ट कर रहे होंगे वो मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। तो मैं यहां पे लिखूंगा कि मॉलिक्यूल के लिए कैपिटल एम लिख रहा हूं। मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑन 1 एटम। चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं, मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑन 1 एटम आर कॉल्ड मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब बेटे इसकी एग्जांपल अगर आपने लिखनी है तो एग्जांपल भी आप लिखें इसकी। आप बताएं कि जितनी भी नोबल गैसेस हैं वो तमाम की तमाम मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की क्लास में आ जाती हैं। तो आप लिखें कि नोबल गैसेस। मैं नोबल गैसेस एटम वाइज यहां पे इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि मुझे अब लगता है कि आपको नोबल गैसेस याद होनी चाहिए, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। तो जितने भी नोबल गैसेस हैं वो तमाम की तमाम नोबल गैसेस मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल में आ जाती हैं, क्योंकि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि एक एटम पर कंसिस्ट कर रहे होंगे। उसके बाद बेटे नेक्स्ट इसकी क्लास आ जाती है दैट इज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। डाई हमें पता है 2 एटॉमिक मतलब एटम मौजूद होंगे, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें 2 एटम मौजूद होंगे ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप नाम देंगे डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। तो मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह लिख दूंगा
कि मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑन टू एटम्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जो दो एटम पे कंसिस्ट कर रहे होंगे वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल भी बेटे आप देख लें साथ साथ। इसकी एग्जांपल में हम इस तरह लिख लेते हैं कि H2 है, दो एटम मौजूद हैं तो डायटोमिक है। O2 है, दो एटम मौजूद हैं तो डायटोमिक है। इसी तरह आप HCl लिख लें, दो एटम मौजूद हैं तो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। एक बात आपने याद रखनी है कि मॉलिक्यूल के पूरे टॉपिक में आपने कहीं भी आयनिक स्पीशी मेंशन नहीं करती। दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मॉलिक्यूल के पूरे टॉपिक में आपने आयनिक स्पीशी नहीं लिखनी। फॉर एग्जांपल आप दो एटम के लिए NaCl लिख दें, NaCl आयन है, आयन को आप मॉलिक्यूल वाले पोर्शन में नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो इसी तरह नेक्स्ट हम आगे डिस्कस करते जाएंगे। साथ साथ मैं नेक्स्ट जो है वो बोर्ड वाले पोर्शन पे आऊंगा ताकि इस क्लास को हम कंप्लीट कर लें। पहले मोनोटॉमिक, डायटोमिक और अब नेक्स्ट जो हमारे पास इसकी क्लास आएगी दैट इज पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मैं यहां पे लिख दूंगा जी पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। पॉली मीन्स मैनी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पॉली मीन्स मैनी। तो इसका मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जिसमें काफी ज्यादा एटम्स मौजूद होंगे। तो मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन भी कुछ इस तरह लिख दूंगा कि मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑन मैनी एटम्स, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑन मैनी एटम्स। तो ये आपके पास पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। ठीक है। एटॉमिसिटी के लिहाज से हमने कहा जी अगर एक एटम है तो मोनोटॉमिक है, अगर एटॉमिसिटी दो हो जाएगी तो डाइटॉमिक, और अगर एटॉमिसिटी ज्यादा हो जाएगी तो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। इसकी अब एग्जांपल भी आप देख लें पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल की। मैं यहां पे इसकी एग्जांपल लिख देता हूं बेटे। आप बताएं कि हेक्सीन इसमें बेंजीन लिख लें, आप हेक्सीन लिख लें, C6H6 जिसे आप बेंजीन कहते हैं, अगर आप देखें तो ज्यादा एटम है तो पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल की क्लास में आ जाएगा। H2SO4 ज्यादा एटम है, पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल की क्लास में आ गया। तो बेटे आपने कोशिश करनी है वो वाली एग्जांपल लिखनी है जिनके बारे में आप श्योर हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी मॉलिक्यूल की जो दूसरी टाइप है वो है ड्यू टू नेचर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि नेचर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के लिए बेटे मैंने कैपिटल M लिख दिया, यानी कि पहले हमने मॉलिक्यूल को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी। अब हमने मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई कर दिया इस बुनियाद पे कि मॉलिक्यूल में जो एटम मौजूद हैं उनकी नेचर क्या है। नेचर से मुराद कि वो एटम सेम है या डिफरेंट है। अगर सेम है तो होमोटॉमिक और अगर डिफरेंट है तो हेट्रोटॉमिक। तो मैं यहां पर बेटे लिख देता हूं सबसे पहली क्लास के होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं इनमें किस तरह के मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे। आपको पता है कि होमो मीन्स सेम, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें होमो एटम्स यानी कि सेम एटम मौजूद होंगे वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है। इनकी डेफिनेशन यहां पे लिख लेते हैं कि मॉलिक्यूल के लिए मैंने कैपिटल M लिख दिया, कंसिस्टिंग ऑन सेम टाइप ऑफ एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कि एक जैसे एटम पे कंसिस्ट कर रहे होंगे ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। ठीक है बेटे। इनकी जरा क्लास देख लेते हैं जी, किस तरह एग्जांपल देख लें इनकी एग्जांपल में आप बताएं कि O2 है,
दोनों ही एटम एक जैसे हैं तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह H2 आपने पहले भी लिखा, दोनों ही एटम एक जैसे हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। ओजोन के एग्जांपल लिखे आप, तीनों ही एटम एक जैसे हैं, होमोटॉमिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए 2 या 3 एग्जांपल हो, इससे ज्यादा नहीं, और एग्जांपल वही लिखें जिनके बारे में आप श्योर हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्लास हम यहां पे लिख लेते हैं। होमोटॉमिक के बाद हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मैं नेक्स्ट यहां पे लिख रहा हूं बेटे, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा सर, एक सेकंड यहीं से लीजिएगा। ये जो आपने लिखा ना पॉलीमेटिक पॉली एटॉमिक, एटॉमिक, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लीजिएगा। दोबारा डिस्कस कर लूं? हाँ। अच्छा, ये हो जाएगी ना एडिटिंग में, सही हो जाएगा सर? चलें ठीक है। अच्छा बेटे, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली मींस मैनी, तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें मैनी एटम्स मौजूद होंगे, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप नाम देंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, पॉली मींस मैनी। अब इसकी डेफिनेशन भी आप देख लीजिएगा, मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग ऑन मैनी एटम्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें बहुत ज्यादा एटम्स मौजूद होंगे, ये पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। इसके एग्जांपल अगर आप देखें तो बेंजीन है C6H6, अगर आप देखें तो इसमें 12 यानी कि मैनी एटम्स मौजूद हैं, तो पॉलीएटॉमिक की क्लास में आ जाएगा। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी ज्यादा एटम मौजूद हैं, तो हमने इसे भी पॉलीएटॉमिक जो है वो मॉलिक्यूल की क्लास में डिस्कस किया। उसके बाद आपके पास नेचर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, तो हम डायरेक्ट अब डिस्कस करेंगे हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, तो हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल में यहां पे लिख देता हूं कंप्लीट पहले, हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या है बेटा? हेट्रो मींस डिफरेंट। मैं यहां पे लिख देता हूं कि हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट। तो इसका मतलब यह हुआ कि हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट एटम्स मौजूद होंगे। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑन डिफरेंट एटम्स, मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑन डिफरेंट एटम्स, तो ये आपके पास बेटे हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। कोशिश करें सिंपलेस्ट एग्जांपल लिखें आप, तो इसकी एग्जांपल में आपके पास आ जाएगा जी, आप ऑलरेडी एग्जांपल लिख चुके हैं। C6H6 वाटर लिख दें आप, जो इजी आपको एग्जांपल्स पता है वही लिखेंगे। NH3 लिख लें आप वाटर लिख सकते हैं। ठीक है, C6H6 लिख लें, तो ये इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। अब हम थर्ड जो क्लास है वो डिस्कस करने जा रहे हैं जी मॉलिक्यूल्स की। तो जो थर्ड क्लास है वो है ड्यू टू द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। साइज ऑफ मॉलिक्यूल, मैं अपनी बातों को दोबारा रिपीट कर देता हूं। यहां से हमने कहा जी कि मॉलिक्यूल को हमने 3 तरह की क्लासेस में क्लासिफाई कर दिया। पहली जो क्लास थी वो थी ड्यू टू एटॉमिसिटी, दूसरी जो क्लास थी वो थी नेचर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल, एटम सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और जो तीसरी क्लास हम पढ़ने जा रहे हैं वो है साइज ऑफ मॉलिक्यूल। उन क्लासेस में से 2 को मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, और अब थर्ड क्लास को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, साइज ऑफ मॉलिक्यूल को। अब साइज ऑफ मॉलिक्यूल के लिहाज से देखा जाए तो ऑब्वियसली या तो साइज बड़े होंगे या साइज छोटे होंगे। तो इसका मतलब या तो माइक्रो मॉलिक्यूल होंगे छोटे साइज वाले मॉलिक्यूल, या मैक्रो मॉलिक्यूल होंगे बड़े साइज वाले मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम यहां पे डिस्कस करेंगे माइक्रो मॉलिक्यूल्स को। तो बेटे मैं यहां पे लिख देता हूं जी माइक्रो मॉलिक्यूल्स। जगह थोड़ी सी कम है लेकिन होपफुली आपको समझ आती जाएगी साथ साथ अगर आप फोकस करेंगे तो। माइक्रो मॉलिक्यूल्स क्या है? वो कहते हैं जी कि ऐसे मॉलिक्यूल which are smaller in size are called micromolecules. Molecules smaller in size
आप साइज भी कह सकते हैं, आप मैस भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ठीक है, जिनके मैसेज कम हो या साइजेस स्मॉल हो, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। इसकी एग्जांपल बेटे आप देख लें, इसकी एग्जांपल सिंपल जो आपके पास स्मॉल मॉलिक्यूल हैं, वाटर आ जाता है उसमें। ठीक है, वाटर के अलावा आप बेंजीन लिख लें। जो एग्जांपल्स आपको पता है उन्हें रिपीट करें बार बार। आप सल्फ्यूरिक एसिड लिख सकते हैं, ये सारी इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसकी क्लास आ जाएगी, दैट इज मैक्रो मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है बेटे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। अब हमें पता है कि मैक्रो मींस लार्ज। मैं यहां पे लिख देता हूं कि मैक्रो मींस लार्ज। तो मैक्रो मॉलिक्यूल, बिगर मॉलिक्यूल्स, ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके साइज क्या हैं, बड़े हैं, या जिनके मैसेज क्या हैं, ज्यादा हैं। तो मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखूंगा कि मॉलिक्यूल्स, M for molecules which are larger, या आप बिगर भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है, इन साइज, आप साइज भी कह सकते हैं, आप मैस भी कह सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये आपके पास क्या कहलाएंगे, मैक्रो मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। इसकी एग्जांपल बेटे यहां पे आप लिख लें। एग्जाम्पल में आप बता दें कि स्टार्च है, या सिंपल पहले आप बता दें पॉलीमर्स हैं, और उसमें बहुत ज़्यादा पॉलीमर्स आ जाते हैं। इसी तरह बेटे इसकी एग्जाम्पल में आप स्टार्च लिख लें, हीमोग्लोबिन लिख लें। आपकी बुक में हीमोग्लोबिन को डिस्कस किया गया, मैं भी हीमोग्लोबिन को डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले तो ये आपके पास एग्जाम्पल्स आ जाएंगी जी मैक्रो मॉलिक्यूल्स की। अब आपकी बुक में हीमोग्लोबिन को थोड़ा सा डिस्कस किया जाता है। मैं इस टेबल को यहां पे ही कंप्लीट कर देता हूं। थोड़ी सी आगे डिस्कशन की है उन्होंने अबाउट हीमोग्लोबिन, तो अब हम वो डिस्कशन जो है वो आगे स्टार्ट करेंगे। तो हीमोग्लोबिन क्या है, वो कहते हैं जी कि ये सबसे पहले तो मैक्रो मॉलिक्यूल है जो कि कंसिस्ट करता है हीमोग्लोबिन क्या है, वो कहते हैं जी कि कंसिस्ट ऑन मोर देन 10,000 एटम्स। कंसिस्ट ऑन अबाउट 10,000 एटम। कि हीमोग्लोबिन तकरीबन इतने एटम्स पर कंसिस्ट करता है। दूसरे नंबर पे वो आपको बताएंगे कि हीमोग्लोबिन की जो एटॉमिसिटी, इसका जो मैस है, ये हाइड्रोजन से 68,000 टाइम्स ज्यादा है। इट्स मैस इज 68,000 टाइम्स देन हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की नहीं। हाइड्रोजन एटम का मैस होता है 1। तो हीमोग्लोबिन का मैस अगर हाइड्रोजन एटम से 68,000 टाइम्स है, तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन का मैस 68,000 ही है। क्योंकि ये 1 है तो ये इतने टाइम्स होगी, इसलिए यही होगा, 68,000 ही होगा। तो हीमोग्लोबिन का मैस क्या है जी, 68,000 है। उसके बाद वो आपसे बताते हैं जी कि हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या है। पहले नंबर पे तो ये ब्लड में मौजूद होती है, ठीक है। तो ये करती क्या है, ये ऑक्सीजन को पहुंचाती है फ्रॉम ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि इट्स अ कैरियर ऑफ ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन के लिए क्या है, कैरियर है, ठीक है। ऑक्सीजन को पहुंचाती है कहां से, फ्रॉम ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। उसके बाद बेटे एक दो और इंफॉर्मेशन इसके बारे में आप याद रखिएगा कि अगर आपसे कोई पूछ ले कि हीमोग्लोबिन में कौन कौन से एटम्स मौजूद होते हैं, तो हीमोग्लोबिन में बेटे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, सल्फर और आयरन, ये वो एटम्स हैं जो हीमोग्लोबिन में मौजूद होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए कि मैं कैसे याद रखूं इस सीरीज को या इन एटम्स को कैसे याद रखूं। तो इनको याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्टकट की बना ली, चौसफी। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो मेरा ख्याल है कि ये वही बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चौसफी याद रखेंगे तो एटम्स आप याद रखें, आपके लिए हीमोग्लोबिन में मौजूद एटम्स को याद रखना आसान हो जाएगा। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन किस में कौन सी मेटल मौजूद है, तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन में मौजूद है, ठीक है। अब इसी तरह इसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कुछ एक क्वेश्चंस आपसे करते हैं, लेकिन उससे पहले दोबारा बता देता हूं कि मॉलिक्यूल को आपने क्लासिफाई किया 3 तरह की क्लासेस में। पहली क्लास थी वो डिपेंड ऑन द बेसिस थी एटॉमिसिटी के, किसी मॉलिक्यूल में कितने एटम मौजूद है। अगर एक एटम होगा तो मोनोटॉमिक, 2 तो डायटॉमिक, 3 तो ट्राइटॉमिक या मैनिकली पॉली। नेचर ऑफ एटम और साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम में हमने 2 तरह के पढ़े, माइक्रो और मैक्रो। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें समटाइम्स समझ नहीं आता कि कौन से वाले मॉलिक्यूल माइक्रो हैं और कौन से वाले मैक्रो हैं। हमें डिस्टिंक्ट नहीं किया जाता कि लेट्स सपोज ये 2 मेरे सामने मॉलिक्यूल लिखे हैं, मैंने बताना है कि माइक्रो है या मैक्रो है। अगर मैस ज्यादा होगा तो माइक्रो, ऐसा नहीं है। देखें, आपकी केमिस्ट्री की बुक कहती है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मैस, मेरी बातों को गौर से सुन लीजिएगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मैस 10,000 AMU या इससे ज्यादा होगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मैस 10,000 AMU या इससे ज्यादा होगा वो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, और ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका मैस 10,000 AMU से कम होगा वो सारे के सारे माइक्रो हैं। अगर आप हीमोग्लोबिन देखें तो इसका मैस जो है वो 10,000 से बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब ये मैक्रो है। इसके अलावा अगर आपसे कोई और मॉलिक्यूल पूछा जाए, फॉर एग्जांपल H2SO4, जनाब इसका मैस बताएं, इसका मैस 98 होता है, 10,000 से कम है, माइक्रो है। बेंजीन का पूछ लिया 78 है, 10,000 से कम है, माइक्रो है। हर वो मॉलिक्यूल जिसका मैस 10,000 से कम है वो माइक्रो है, जिसका मैस 10,000 से ज्यादा वो मैक्रो में आ जाएगा। अब बात हो रही थी हीमोग्लोबिन से रिलेटेड, तो एक MCQ बेटे यहाँ पे डिस्कस करते हैं, आप उसका आंसर कोशिश कीजिएगा, बताएं आप लोग। तो ऑप्शन ए है मेरे पास 68,000, ऑप्शन बी है मेरे पास, इसका हाफ कर लेते हैं 68,000 का, 34,000, ठीक है। ऑप्शन सी है मेरे पास 17,000 और ऑप्शन डी है मेरे पास कि मैग्नीशियम लिख लेते हैं जी यहाँ पे। तो ये मैंने 4 ऑप्शंस लिखी। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके साथ जो हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आपसे ये होगा कि मैस ऑफ हीमोग्लोबिन, मैस ऑफ हीमोग्लोबिन आपने बताना है कि हीमोग्लोबिन का मैस कितना है। ऑब्वियसली आप देखते ही बता देंगे कि 68,000। अगर आपसे यह पूछा जाए कि हाउ मेनी टाइम्स हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन का जो मैस है इज डैश टाइम्स देन हाइड्रोजन, तो तब भी आपके पास आंसर यही होगा 68,000 टाइम्स। अगर आपसे पूछा जाए कि हीमोग्लोबिन का जो मैस है वो कितने टाइम्स है हाइड्रोजन के या हीलियम के, यहां पे आके हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला आप याद रखें, आप लिखेंगे कि हायर बाय लोअर। आप ये फार्मूला याद रखिए, हायर बाय लोअर, यानी कि आपको 2 मॉलिक्यूल्स के दरमियान कंपैरिजन पूछा गया कि किस मॉलिक्यूल का मैस दूसरे मॉलिक्यूल से इतने टाइम्स है, तो आप हायर मॉलिक्यूल का मैस ऊपर लिखें, लोअर वाले का नीचे लिखें। अगर आपसे हीमोग्लोबिन का पूछा जाता है किसके साथ जी, हाइड्रोजन के साथ, तो 68,000। अगर आपसे पूछा जाए कि हीलियम के साथ बताएं तो हीमोग्लोबिन का मैस ज्यादा है, आप ऊपर लिखें 68,000 और हीलियम 4 होता है। आप इसे सोल्व करें, आपके पास आंसर आएगा 17,000। तो इसका मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन ये किया जाए कि हीमोग्लोबिन हीलियम से कितने टाइम्स हैवियर है, तो आपने आंसर देना है 17,000। ये MCQ आपके जो है वो बोर्ड एग्जाम में आया भी हुआ है। तो ये तो बेटे थी सारी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स या माइक्रो।
मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। टाइप्स हैं, आपने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ एटम। एटॉमिसिटी में आपने बताया कि अगर मॉलिक्यूल में एक एटम है तो मोनोटॉमिक, दो है तो डायटोमिक, ज्यादा है तो पॉलीटॉमिक। नेचर में आपने बताया मॉलिक्यूल में एटम सेम है या डिफरेंट है, सेम है तो होमो, डिफरेंट है तो हेट्रो। और इसी तरह साइज के लिहाज से आपने बताया कि दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में मॉलिक्यूल्स का साइज स्मॉल होता है और मैक्रो में मॉलिक्यूल्स का साइज जो है वो लार्ज होता है। उसके बाद हमने हीमोग्लोबिन को बेटे थोड़ा सा डिस्कस किया, कितने एटम इसमें मौजूद हैं, कितने टाइम्स ये हाइड्रोजन का है और इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एटम्स कौन कौन से मौजूद हैं, किस मेटल का, हाँ यहां से अगर आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी मेटल मौजूद है, तो बेटे आयरन मौजूद है। इस एमसीक्यू के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो यहां पर इसका आंसर मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह करके आपने काम ये करना है कि आपने इस टॉपिक में से 4 से 5 एमसीक्यूज बनाने हैं खुद से। तो हमारे पास थोड़ा सा टाइम अभी बचा है, हम कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट हमारा टॉपिक आयंस उससे स्टार्ट करें और थोड़ा बहुत उसे भी कंप्लीट करें जी। तो बेटे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है आयन। अब आयन से हम स्टार्ट करेंगे। तो आयन को सीखने से पहले सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन जो है वो क्लियर होनी चाहिए। तो मैं इसके बारे में डिस्कशन बाद में करूंगा, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। तो कहते हैं जी कि अ स्पीशी विच कैरी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। आपने कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है, मैं चाहे कंप्लीट नहीं लिखूं। स्पीशीज विच कैरी चार्ज, एक ऐसी स्पीशी। अब ये जो स्पीशी मैंने लिखा, स्पीशी को उर्दू में आप शय बोलते हैं, कुछ चीज बोलते हैं। अब इसमें इस स्पीशी में एटम भी हो सकता है या इसमें मॉलिक्यूल भी हो सकता है। इसका मतलब आयन में हम दो तरह के आयंस को डिस्कस करेंगे, एक सिंपल आयन जो कि एटम की वजह से होंगे और एक मॉलिक्यूलर आयन जो कि मॉलिक्यूल की वजह से होंगे। तो अगर एटम पर चार्ज होगा तो वो सिंपल आयन कहलाएगा, और अगर स्पीशी में मॉलिक्यूल लिख देंगे, मॉलिक्यूल पे चार्ज होगा तो वो मॉलिक्यूलर आयन में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन में आ जाए, स्पीशी विच कैरी चार्ज। अब बेटे चार्ज हमें पता है दो तरह का होता है, तो इसका मतलब फिर आयंस भी दो तरह के होंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, दो तरह के आयंस होते हैं, एक हमारे पास पॉजिटिव आयंस कहलाएंगे और एक जो है वो नेगेटिव आयंस कहलाएंगे। तो सबसे पहले तो चार्ज की बात कर लेते हैं। दो तरह का चार्ज है, एक बेटे पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज। बड़ी रास इंफॉर्मेशन थी वैसे, लेकिन मैंने लिख दिया पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। जो अगर किसी स्पीशी पे चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा, तो वो केटायन कहलाएगा। अगर किसी एटम पे पॉजिटिव चार्ज होगा तो वो केटायन कहलाएगा, और अगर किसी एटम पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो एनायन कहलाएगा, ठीक है। तो यहां से मेरा ख्याल है आप इजीली जो है वो इससे डिफाइन भी कर सकते हैं केटायन को और एनायन को। केटायन को आप कह सकते हैं कि स्पीशी विच कैरी पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड केटायन, और एनायन के लिए स्पीशी विच कैरी नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनायन। अब बेटा इसकी एग्जांपल जो है वो हम आगे चलते जाते हैं, लिखते जाते हैं साथ साथ। सबसे पहले तो मैं इसकी एग्जांपल लिख देता हूं कि इसकी एग्जांपल में आपके पास Na पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है, K पॉजिटिव आ जाएगा, एटसेट्रा। ये इसकी एग्जांपल में आ जाएगा। अब केटायन की फॉर्मेशन कैसे होती है नेक्स्ट हमने ये देखना है। तो मैं नेक्स्ट यहां पे वर्ड लिख रहा हूं जी, फॉर्मेशन किसकी, केटायन की। तो जब भी कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो केटायंस जो हैं वो बनते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैसे जी, बाय लूजिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स। जब भी कोई एटम एक या ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो केटायन बनेगा, ठीक है। इसकी एग्जांपल आप देख लें कि अगर आपके पास सोडियम है Na,
तो अगर Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो अब ये क्या बन गया, केटायन बन गया। इसी तरह मैग्नीशियम की एग्जांपल है, मैग्नीशियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर +1 चार्ज, अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उस पर +2 चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लिख देते हैं जी, जो इंफॉर्मेशन में आ जाती है जी, यूजफुल इंफॉर्मेशन में, कि इसकी जो फॉर्मेशन है ये हमेशा एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि ऑलवेज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्या जी, केटायन फॉर्मेशन हमेशा ही एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब हम थोड़ी सी बात एनाइंस के बारे में भी कर लेते हैं। एनाइंस क्या है, बाय डेफिनेशन तो आप यहां से लिख सकते हैं कि स्पीशी विच कैरी कौन सा चार्ज जी, नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एनाइन। ठीक है, नेक्स्ट हमने एग्जांपल लिखी, तो इस तरफ भी हम एग्जांपल ही मेंशन कर देते हैं कि इसकी एग्जांपल्स में हम क्या लिखेंगे जी। कहते हैं जी कि इसकी एग्जांपल आपके पास Cl नेगेटिव है, क्लोरीन आयन है जिसे आप क्लोराइड कहते हैं, O-2 ऑक्साइड आयन। याद रखिएगा बेटे कि पॉजिटिव जो आयन होते हैं ना, इनके आखिर में, नाम के आखिर में मोस्टली IUM आता है। जैसे आपने लिखा सोडियम, IUM आएगा आखिर में, मैग्नीशियम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अगर नेगेटिव आयन है तो इनके नाम के आखिर में मोस्टली IDE आता है। जैसे आपने अभी बात की थी क्लोराइड, ऑक्साइड। ठीक है, इसके अलावा भी अगर आप बाकी एग्जांपल भी देखें, सल्फाइड, हाइड्राइड, जिन पे नेगेटिव चार्ज होगा, जो एनाइन होंगे उनके नाम को आप IDE पे एंड करेंगे। अच्छा, अब एग्जांपल भी हमने डिस्कस कर ली, उसके बाद हम इनकी भी फॉर्मेशन देख लेते हैं। वो कहते हैं जी कि एनाइन कैसे बनते हैं। देखें, जब भी कोई एटम एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो ऑब्वियसली उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो एनाइन फॉर्मेशन होगी। तो मैं यहां पे लिख दूंगा बाय एडिंग वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के ऐड करने से जो आयन बनेगा वो जो है वो आपके पास नेगेटिव आयन होगा। उसके बाद बेटे इसकी एग्जांपल अगर आपने देखनी है तो Cl आपके पास क्लोरीन एटम है, अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा तो ये क्लोराइड आयन बन जाएगा। अब बेटे इसमें आपने बता देना है कि इसकी फॉर्मेशन यूनी नेगेटिव, अगर एक नेगेटिव आयन आप अब्सॉर्ब करवाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक होगा। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रॉन अगर आप ऐड करवाते हैं तो वो हमेशा एंडोथर्मिक होगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं कि यूनी नेगेटिव आयन फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, यानी कि पहला अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो वो हमेशा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, दूसरा आप इलेक्ट्रॉन ऐड करवाएंगे तो जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाएगा, तीसरा एंडोथर्मिक, पहला सिर्फ जो है वो एक्सोथर्मिक, यानी कि पहला इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवाते हैं तो हीट इवॉल्व होगी एक्सोथर्मिक, दूसरा इलेक्ट्रॉन आप ऐड करवाने जा रहे हैं तो दूसरे आने वाले इलेक्ट्रॉन को पहले से मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल करेंगे, तो उनकी रिपल्शन को खत्म करने के लिए हीट आपको देनी पड़ेगी, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो वो प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाएगा, तीसरा भी एंडोथर्मिक, बात आगे चलती जाएगी। तो बेटे यहां तक इंफॉर्मेशन रखें आज, इसके बाद इंशाल्लाह फिर हम कल लेक्चर स्टार्ट करेंगे अपना। तो आज हमने एविडेंस पढ़ा, हमने मॉलिक्यूल को डिस्कस किया, हमने आयंस को डिस्कस किया। आपने कोशिश करनी बेटा इन टॉपिक में से 5-5 MCQs बनाए, सब में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, आयन वाला शॉर्ट क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, मॉलिक्यूल वाले टॉपिक में से मैक्रो मॉलिक्यूल के बारे में 3 बार पूछा गया है बोर्ड में। ठीक है ना, तो बेटे ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, इन्हें साथ साथ देखते जाइएगा, अपना डेली का काम डेली कीजिए, कोई प्रॉब्लम आती है आप रब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो बाकी बेटा इंशाल्लाह याद कीजिएगा इसे, अपने पेरेंट्स का बेटा अदब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।